तुम अभिषेक से कैसे शादी कर सकती हो? जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने तुम्हें अपनी सबसे अच्छी दोस्त माना, पर तुमने मेरे साथ ही विश्वासघात किया। सारिका त्रिशा को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसकी एक नहीं सुनती और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। सारिका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन शादी का मुहूर्त निकला जा रहा था। सारिका का होने वाला पति उससे बोलता है, चलो सारिका, मुहूर्त निकला जा रहा है। जी चलती हूँ। त्रिशा इतने गुस्से में होती है कि उसको ये बात पता तक नहीं चलती कि सारिका से बोलने वाला शख्स आशु है, अभिषेक नहीं। वो गुस्से में उससे बोलती है, जाओ, मेरी दुआएं लेकर जाओ। तुम लोगों की शादी हमेशा कामयाब रहे। ऐसा कहकर त्रिशा वहाँ से चली जाती है। जाते जाते वो बस यही सोचती रहती है। त्रिशा मुंबई अपने सपने पूरे करने के लिए आई थी। मुंबई में उसकी दोस्त सारिका के सिवा उसका कोई जानने वाला नहीं रहता था। त्रिशा सारिका के घर पर रहने लगती है। त्रिशा को एक बहुत बड़ी फिल्म मेकर बनना था। वो हर रोज किसी न किसी प्रोडक्शन हाउस में जाकर अपना ऑडिशन देती और अपने आइडियाज उनके सामने रखती। ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत गया था, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता और वो थोड़ी परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है, एक हफ्ता हो गया, अभी तक मेरे हाथ में कोई प्रोजेक्ट नहीं लगा। ऐसे चलता रहा तो मेरे सारे पैसे भी खत्म हो जाएंगे और मैं सड़क पर आ जाऊंगी। सारिका भी कब तक मुझे अपने घर में जगह देगी? इतने में ही त्रिशा के पास सारिका आ जाती है और वो उससे बोलती है, क्या बात है यार, तू परेशान दिख रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं यार, कुछ भी ठीक नहीं है। देखना, एक हफ्ते से अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर काट रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई काम नहीं मिला। धीरे धीरे मेरे सारे पैसे भी खत्म होते जा रहे हैं और मैं तुझे भी तो और तकलीफ में नहीं देख सकती। ये तू कैसी बातें कर रही है? मैंने तुझसे पैसे मांगे क्या कभी? फिर भी देने तो है, मेरा फर्ज बनता है यार। अच्छा ये सब छोड़ और ये बता क्या खाएगी? जो भी तू प्यार से खिला दे। अच्छा ठीक है, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। सारिका घर से बाहर जाने लगती है, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो फिर त्रिशा से बोलती है, अच्छा हाँ, मैं तुझे एक बात बताना तो भूल ही गई। वो सामने वाले घर में एक लड़का रहता है, तो तू उससे बचकर रही हो। ऐसा क्यों कह रही है? उसका कैरेक्टर लड़कियों को लेकर कुछ खास अच्छा नहीं है। ऐसा क्या किया है उसने? अभी बताने का टाइम नहीं है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं तो जा रही हूँ, बस उससे दूर रहना। ठीक है, दूर रहूंगी। सारिका घर से चली जाती है। अब त्रिशा थोड़ी देर आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। लेटे हुए उसकी आंख लग जाती है। उसके सोने के जस्ट बाद ही उसकी डोरबेल बजती है। वो सोचते हुए खड़ी होती है, सारिका इतनी जल्दी आ गई? अभी तो गई थी वो। चलो अच्छी बात है, मुझे भी बहुत जोर से भूख लगी थी। त्रिशा गेट खोलने के लिए चली जाती है और जैसे ही गेट खोलती है तो उसके सामने रहने वाला सारिका का पड़ोसी अभिषेक वहाँ खड़ा होता है और वह जल्दी से अंदर आ जाता है और गेट बंद कर देता है। त्रिशा एकदम से घबरा जाती है। वो उससे कुछ कहने की कोशिश करती, पर वो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर देता है और खुद धीरे से त्रिशा से बोलता है, चुप, एकदम चुप। बाहर एक लड़की मेरी जान के पीछे पड़ी है। त्रिशा इशारे में उसे हाँ कर देती है और वो धीरे से गेट खोलकर चेक करता है और वो देखता है कि अब भी कोई लड़की बाहर उसका इंतजार तो नहीं कर रही। वो गेट बंद कर देता है और खुद से बोलता है, अब क्या करूं मैं, ये तो जा ही नहीं रही यहाँ से। एक काम करता हूँ, इससे बोलता हूँ ताकि ये बाहर जाके इसे यहाँ से भगा दे। अब अभिषेक त्रिशा से उस लड़की को यहाँ से ले जाने के लिए बोलता है, सुन, तुझे मेरा एक काम करना है। नहीं, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूंगी। मैं तुझसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुझे बता रहा हूँ, समझी तू? त्रिशा थोड़ा सा घबरा जाती है, इसलिए वो उसकी हर बात को मानने के लिए हाँ कर देती है और उससे बोलती है, बोलो क्या करना होगा मुझे? ज्यादा कुछ नहीं करना है, उस लड़की को बस यहाँ से बाहर लेकर चली जाओ। ठीक है, मैं ले जाऊंगी, पर उसके बाद तुम यहाँ से चले जाओगी। हाँ, चला जाऊंगा। त्रिशा अभिषेक के कहने पर घर से बाहर निकलती है और उस लड़की के पास चली जाती है। वो लड़की त्रिशा को देख लेती है और उसके पास जाने लगती है। फिर वो लड़की त्रिशा से पूछती है, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? जी कहिए। मैं यहाँ किसी का घर ढूंढ रही हूँ, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि ये कहाँ रहते हैं? मुझे माफ कीजिएगा, मैंने इनको यहाँ कभी नहीं देखा। आप सच बोल रही हो ना? अगर सच बोल दिया तो मैं बचूंगी नहीं। जी जी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। ठीक है, फिर मैं कहीं और जाकर देखती हूँ। वो लड़की वहाँ से चली जाती है।
त्रिशा की सांसों में सांस आ जाती है। अब अभिषेक उससे कुछ नहीं कहेगा, वो ऐसा सोचने लगती है। इतने में ही अभिषेक उसके पास आ जाता है और उससे बोलता है, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी भगा भी दिया उसे। पता है मैं झूठ नहीं बोलती, पर तुम्हारी वजह से बोलना पड़ा मुझे आज। कोई बात नहीं, किसी की मदद करने से बुरा थोड़ी होता है। आज झूठ तो तुमने मदद के लिए बोला है ना, कोई बात नहीं, डरो मत, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अभिषेक और त्रिशा बात ही कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ सारिका आ जाती है और त्रिशा और अभिषेक को एक साथ देखकर उससे बोलती है, मैंने कहा था ना इस आदमी से दूर रहना, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। नहीं यार, ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना। सारिका त्रिशा की एक बात भी नहीं सुनती और गुस्सा हो जाती है। त्रिशा फिर भी उसे मनाने की कोशिश करती रहती। त्रिशा को परेशान होता देख अभिषेक गुस्से में सारिका से बोलता है, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता क्या? वो कब से कह रही है कि उसकी कोई गलती नहीं है, तो मान क्यों नहीं लेती तुम? अभिषेक की बात सुनकर सारिका और त्रिशा दोनों के होश उड़ जाते हैं। सारिका और त्रिशा एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। एक बार फिर अभिषेक सारिका से बोलता है, उसको क्या देख रही हो? मुझे देखो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आज तुम्हें हुआ क्या है? आज से पहले तो तुम किसी के लिए नहीं लड़े। क्योंकि तुम इसको कब से सुनाई जा रही हो, वो भी बिना बात के और बिना किसी गलती के। सुना मैं तुम्हारी वजह से रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम बाकी लड़कियों की तरह तृष्णा का भी यूज करो, इसलिए तुमसे बचाना चाहती थी। डरो मत, मैं इसे कभी कुछ नहीं करूँगा। अभिषेक की बातें सुनकर त्रिशा के मन में उसके लिए जो डर था वो खत्म हो गया था, तो वो बस उसके बारे में सिर्फ अच्छी बातें सोचने लगी थी। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। त्रिशा और अभिषेक के बीच नजदीकियां और बढ़ती गई। अब अभिषेक ने दूसरी लड़कियों को देखना भी बंद कर दिया था, और अगर देख भी लेता तो अपनी नजरें झुकाकर वहाँ से चला जाया करता। लेकिन एक दिन त्रिशा और अभिषेक की किसी बात पर बहस हो जाती है और अभिषेक उसे छोड़कर चला जाता है। अब त्रिशा सारिका से पूछती है, यार तूने अभिषेक को देखा है क्या कहीं? नहीं तो मैंने नहीं देखा। असल में अभिषेक सारिका के घर में ही छुपा होता है और ये बात सारिका को बताने से अभिषेक ने मना किया था, पर गलती से अभिषेक बाहर आ जाता है और त्रिशा उसे देख लेती है। त्रिशा को सारिका के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, वो उसे बहुत कुछ सुना देती है। त्रिशा का ऐसा बिहेवियर देखकर अभिषेक उससे बोलता है, अब शांत भी हो जाओ, कब से सुनाई जा रही हो सारिका को। अच्छा जी, तो इसमें आप भी मिले हुए हैं इनके साथ? अभिषेक त्रिशा की इस बात को सुनकर उसे एक थप्पड़ लगा देता है और त्रिशा चुपचाप बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है और अभिषेक को सारिका से मिलना भी बंद कर देती है। ऐसे ही वक्त बीतने लगता है और एक दिन त्रिशा को पता चलता है कि सारिका की शादी हो रही है। वो खुद से बोलती है, जरूर सारिका अभिषेक के साथ ही शादी कर रही होगी। मुझे तो उसकी जिंदगी से बाहर निकाल दिया और अब खुद उससे शादी कर रही है। त्रिशा रास्ते में ही चल रही होती है कि तभी उससे एक आदमी टकरा जाता है। त्रिशा गिरने ही वाली थी कि वो उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अभिषेक ही होता है। उसे देखकर त्रिशा बहुत खुश हो जाती है और त्रिशा उससे पूछती है, पर तुमने तो सारिका से शादी कर ली थी। नहीं, वो मैं नहीं था, वो तो सारिका जिससे प्यार करती है ना, आशु, वो था। अभिषेक उसको सारी बात शुरू से समझाता है कि कैसे सारिका ने उसको अपने घर पर बुलाया था ताकि वो आशु से और सारिका के लिए बात कर सके। सब कुछ जानने के बाद त्रिशा बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन बहुत ज्यादा गिल्टी भी फील करती है और अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है। त्रिशा अभिषेक से शादी कर लेती है और सारिका आशु के साथ। नैना की शादी हाल फिलहाल में ही हुई थी। नैना ने अपने ससुराल को काफी अच्छे से संभाल रखा था। ऐसे ही एक दिन नैना की नंद रीना नैना से बोलती है, भाभी आज ना मेरे कुछ दोस्त घर आने वाले हैं, तो आप थोड़ा खाने पीने का ध्यान दे लेना प्लीज। आप चिंता मत कीजिए ननद जी, मैं हूँ ना, मैं आपके दोस्तों के खाने पीने का सही से ध्यान रखूंगी। थैंक्स सो मच भाभी। रीना अपनी भाभी की बात सुनकर खुश हो जाती है और खुशी से उसको गले लगा लेती है। तभी नैना की सास स्वर्णा जाती है और अपनी बहू को हंसते हुए देख बोलती है, क्या हुआ बहू, तुम दोनों ऐसे क्यों हंस रही हो? आखिर ऐसा क्या है जो तुम दोनों इस तरह से इतनी हंसी ठिठोली कर रही हो? माँ कुछ नहीं, मैं भाभी को ये बोलने आई थी कि शाम को ना मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, तो उनके खाने पीने का ध्यान रखे। तो इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? हंस हंस कर पूरे घर में शोर मचा रखा है, घर में शांति ही नहीं है। स्वर्णा अब गुस्से में चली जाती है और इस तरह शाम को रीना के कुछ दोस्त उसके घर में आते हैं, जिसके बाद वो पार्टी करने लगते हैं। एक बार फिर घर में शोर होता देख स्वर्णा रीना के कमरे में जाती है और अपनी बहू को डांटते हुए बोलती है,
नैना बहू, तुम्हें जरा सा भी ये ख्याल है कि इस घर में तुम्हारी सास भी रहती है जो कि बीमार रहती है? अरे मेरी बेटी तो नालायक है ही, उसे तो मेरी कोई फिक्र नहीं है, लेकिन कम से कम तुम तो मेरी परवाह किया करो। मैं तेरी सास हूँ। माफ करना मम्मी जी, मैं शोर नहीं होने दूंगी। चलिए मैं आपके सर में तेल लगा देती हूँ। ना ना, रहने दे, मैं ठीक हूँ, बस अब दोबारा शोर नहीं आना चाहिए। एक बार फिर स्वर्णा अपना गुस्सा नैना के ऊपर उतार कर चली जाती है। पर इस बार स्वर्णा का गुस्सा न केवल रीना बल्कि रीना की सहेलियां भी देखती हैं, जिस पर रीना की एक दोस्त किरण नैना से बोलती है, भाभी आंटी ने आपको क्यों सुनाया? गलती तो हमारी थी, उनको हमें डांटना चाहिए था। किरण, माँ जी ने मुझे सुनाया नहीं बल्कि उन्होंने मुझे समझाया है कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब रहती है, इसलिए हम शोर ना करें। खैर छोड़ो इन सब बातों को, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नैना अब रीना के दोस्तों के लिए खाना लेने चली जाती है तो वहीं रीना की दोस्त रीना से बोलती है, यार रीना, तेरी भाभी सच में बहुत अच्छी है। उन्होंने हमारी वजह से डांट सुन ली, पर फिर भी वो गुस्सा नहीं कर रही और प्यार से इस बात को सॉर्ट आउट भी कर लिया। भाभी किसकी है? वैसे मेरी भाभी सच में बहुत अच्छी है। खैर भाभी को कभी न हंसने वाली सास मिली है, न जाने तेरी भाभी इसको कैसे हैंडल करेगी। मेरी भाभी बड़ी ही हंसमुख है, वो माँ को बहुत अच्छे से संभालती है। हाँ यार, वो तो आज मैंने देख ही लिया। सभी आपस में बात करने लगते हैं और थोड़ी देर में ही रीना के सभी दोस्त चले जाते हैं। समय गुजरता है पर स्वर्णा के बर्ताव में जरा भी बदलाव नहीं था। स्वर्णा अब पहले से भी ज्यादा चिड़चिड़ करने लगती है। ऐसे ही एक शाम नैना अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी। ये देख स्वर्णा अपनी बहू से बोलती है, बहू, आज शाम की चाय मिलेगी या नहीं? हाँ माँ जी, मैं अभी बना कर ला देती हूँ। देखिए आंटी जी भी यहीं बैठी है, मैं उनके लिए भी चाय लेकर आती हूँ। तू किसी के लिए कुछ भी लेकर आ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे लिए चाय लेकर आ। नैना अब कुछ नहीं बोलती और चाय बनाने चली जाती है तो वहीं अब स्वर्णा की पड़ोसन स्वर्णा से बोलती है, स्वर्णा बहन, मानना पड़ेगा, तू तो सही बहू लेकर आ गई। एक हमारी बहू को देख लो, हम अगर कुछ काम करने के लिए बोल दे तो उनका मुंह देखो कैसे बनता है। और एक तुम्हारी बहू, अरे तुम्हारी बहू बहुत अच्छे मिजाज की और हंसमुख भी है और सबका काम बड़े प्यार से करती है। अब बस भी करो बहन, मेरी बहू इतनी भी कुछ खास नहीं है, उसकी तारीफ करना बंद कर दो, नहीं तो वो औरों की तरह बदतमीज हो जाएगी। हाँ वो तो है, पर बहन बुरा न मानो तो एक बात बोलूं तुम्हें। हाँ बोलो। तुम कभी हंसती क्यों नहीं हो? मतलब बहू को रोज रोज तुम्हारी ये खड़ूस शक्ल देख के तो डर लगता होगा। बेचारी बहू को भी कभी ना हंसने वाली सास मिल गई। हाँ हाँ ठीक है, मेरी बहू को चाहे जैसी भी सास मिली है, तुम्हारी बहू की सास से तो अच्छी है। कम से कम तुम्हारी बहू की सास के जैसी मेरी हालत नहीं होती। दोनों पड़ोसन आपस में बात ही कर रही थी। तभी नैना चाय लेकर आ जाती है और अपनी सास और पड़ोसन को दे देती है, जिस पर स्वर्णा अपनी बहू से बोलती है, बहू, तेरी आंटी को तो तू बहुत पसंद आ गई और तेरी आंटी तेरी सास को बोलती है कि मेरी बहू को कभी ना हंसने वाली सास मिली है, साथ ही तुझे खड़ूस सास मिली है। क्या तू अपनी सास के बारे में ऐसा ही सोचती है? नहीं माँ जी, मैं ऐसा नहीं सोचती, बल्कि आंटी आपको पता है मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मुझे मेरी सास ऐसी मिली है। मेरी सास बहुत अच्छी है, ये मुझे अपनी सारी चीजें बताती है और इनके बताने का जो अंदाज है ना, बस मैं उससे बहुत खुश हूँ। इतना बोलते ही नैना अपनी सास को गले लगा लेती है और बोलती है, मेरी सास इस वर्ल्ड की बेस्ट सास है। भगवान मेरी सास जैसी सास सबको दे। और क्या हुआ अगर मेरी सासू माँ हंसती नहीं है तो? उनके इस गुस्से वाले अंदाज में ही मुझे प्यार दिखता है। मेरी माँ बिल्कुल नारियल के जैसे है, बाहर से कठोर और अंदर से नर्म। हाँ बस भी कर, मुझे अब सर पर मत चढ़ा, मैं तेरे सर पर चढ़ने वाली नहीं हूँ, समझी? स्वर्णा अपनी बातें पूरी कर अपने कमरे में चली जाती है। ये देख पड़ोसन नैना से बोलती है, बहू सच बताना, क्या तू अपनी सास से खुश है? हाँ आंटी जी, मैं अपनी सास से बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी सास का अंदाज ही अलग है। पर तेरी सास कभी ना हंसने वाली सास है, वो हर समय गुस्से में ही रहती है। मुझे तो तेरी सास का बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तभी तो मैं ज्यादा तेरी सास से बात नहीं करती। कभी कभी तेरे घर आ जाती हूँ क्योंकि मुझे तू अच्छी लगती है, बस इसलिए। आंटी जी, जरूरी नहीं कि ना हंसने वाला इंसान घमंडी और अकड़ू हो। क्या पता माँ जी के अंदर कोई दुख हो जो अब तक बाहर ना निकल पाया हो।
अब पता नहीं बहू, ये सब मैं क्या ही जानूं, ये तो तुम्हारे घर का मामला है ना। खैर, समय ज्यादा हो रहा है, मैं अपने घर चलती हूँ, फिर कभी मिलते हैं। नैना की पड़ोसन वहाँ से चली जाती है, पर जाने अनजाने में नैना के मुंह से निकली बात उसके दिमाग में घूमती रहती है और वो खुद से बोलती है, आखिर ऐसा क्या है जिससे माँ कभी हंस नहीं पाती? ऐसा कौन सा दुख है जो आज तक माँ ने अपने जहन में सभी से छुपा कर रखा है? जो भी है, इसका सच तो अब वरुण जी ही बताएंगे। इस तरह से अब नैना अपने पति वरुण का इंतजार करने लगती है और थोड़ी देर बाद जब वरुण आता है तब नैना वरुण से बोलती है, वरुण जी, माँ जी हर वक्त गुस्से में क्यों रहती हैं? मेरा मतलब है कि जब देखो तब माँ गुस्सा करती रहती है, कभी नहीं हंसती। मेरी माँ पहले ऐसी नहीं थी। मेरी माँ ना बहुत खुश मिजाज थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो सभी का ख्याल रखती थी, उनको ना कभी किसी का बात का बुरा नहीं लगता था। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिससे? हम लोग का ना जीवन बहुत खुशहाल था, पर जब मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ ना तो मेरी माँ रोई नहीं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अपने मन में इतना रोई कि माँ को एक सदमा लग गया और उन्होंने ना हंसना ही छोड़ दिया। तब से वो ना गुस्से में ही रहती है। इसका मतलब ये है कि माँ जी का दर्द अब तक बाहर नहीं आया, माँ जी का मन हल्का नहीं हुआ और उस दुख दर्द को माँ जी ने अपने गुस्से में तब्दील कर दिया है, जिसकी वजह से। हाँ नैना, ऐसा कह सकते हैं हम। अब आप चिंता मत कीजिए वरुण जी, मैं अपनी प्यारी सासू माँ को हंसा कर ही रहूंगी। नैना अब अपनी सास को हंसाने की हर वो मुमकिन कोशिश करती है जो उससे हो सकता है, पर नैना अपनी सास को हंसा नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन सभी बैठकर एल्बम देख रहे थे। उसी में स्वर्णा अपने पति के साथ की फोटो देख लेती है। ये देखने के बाद स्वर्णा खूब रोती है। उसको रोता देख वरुण को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी माँ को चुप करवाने जाता है। तभी नैना उसको रोकते हुए बोलती है, रुके वरुण जी, आप उन्हें चुप मत करवाइए, उन्हें रोने दीजिए, क्योंकि रोने के बाद जो बाहर आएगी वो होगी असली स्वर्णा। वरुण अपनी पत्नी की बात से सहमत हो जाता है और कुछ ही घंटों में स्वर्णा अब बाहर आ जाती है, पर इस बार स्वर्णा एक मुस्कान के साथ आती है। ये देख अब सभी को बहुत अच्छा लगता है। गंगू गांव की अनपढ़ लड़की थी जिसकी शादी श्यामलाल से हो जाती है। श्यामलाल भी एक मजदूर था जो हर दिन कमाता और अपने घर का खर्चा उन्हीं पैसों से चलाता। एक दिन श्यामलाल अपनी पत्नी गंगू से कहता है, अरे सुनती हो गंगू, सब लोग तो शहर जा रहे हैं कमाने, क्या मैं भी चला जाऊं? जी मुझे तो शहर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, वहाँ के लोग कैसे होते हैं, कैसे रहते हैं, बल्कि आपको जो सही लगे वही कीजिएगा। अरे मैं सोच रहा था कुछ पैसे हो जाते तो माँ का इलाज करवा पाता। कब से ना जाने कब से लंगड़ा कर चलती हैं, वो भी मुश्किल से। बेटा अब तू अपने और अपने बच्चों के बारे में सोच, मेरे दिन ही कितने बच्चे हैं। माँ तू भी ना जाने क्या क्या बोलती है। श्यामलाल अपनी फैमिली का काफी ज्यादा ध्यान रखता था और वो अपनी माँ से भी बहुत प्यार करता था। एक दिन ऐसे ही बाहर बैठी श्यामलाल की माँ चमनकली श्याम से कहती है, बेटा श्यामू, बाजार की तरफ जाएगा तो मेरे लिए चप्पल लेता आइयो। हाँ ठीक माँ, आज ही मालिक ने पैसे दिए हैं, मैं तेरे लिए चप्पल लेता आऊँगा। ये सारी बातें चमनकली की बहू गंगू सुन लेती है और वो अपने पति से कहती है, हाँ हाँ, माँ के लिए चप्पल जरूर लाना, चाहे घर में खाने को कुछ हो या ना हो। ये सुन श्याम अपनी माँ की तरफ देखते हुए गंगू से कहता है, अरे मैं तो घर का सामान भी लाने जा रहा था, तो वहीं से माँ के लिए चप्पल भी ले आऊंगा। हाँ क्यों नहीं, खाने को पैसे नहीं है, लेकिन लंगड़ी को चलने के लिए चप्पल चाहिए। तुम ना ज्यादा बोलने लग गई हो, अपने जबान को लगाम दो थोड़ा सा। हाँ हाँ क्यों नहीं, सही ही कहा है मैंने, तुम्हें तो बुरी लगेगी ही सच्चाई। बेटा बहू सही कह रही है, मैं कहीं आती जाती भी तो नहीं हूँ, तो क्यों तकलीफ करेगा, कभी और ला दियो। हैरान परेशान श्यामलाल जंगलों की तरफ चल पड़ता है और उसके पास जेब में मात्र 300 रुपए थे और वो चलते हुए सोच रहा था, गंगू तो है ही बदतमीज, माँ को बिना बात सुनाती रहती है और एक मेरी माँ है जो पलटकर जवाब भी नहीं देती। अगर मेरे पास थोड़े और पैसे होते तो मैं घर के सामान के साथ माँ के लिए चप्पल भी ले आता। कभी कभी ही तो कुछ मांगती है मेरी माँ। यही सोचते हुए श्यामलाल घर का सामान लेने गांव से दूर मार्केट जा रहा था। तभी वो देखता है कि एक गरीब आदमी के पीछे 2-3 लोग लाठी लेकर दौड़ रहे हैं। ये देखकर श्यामलाल से रहा नहीं जाता और वो उस गरीब आदमी से पूछता है, अरे भाई तुम्हारे पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं, ये तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं?
भाई भाई मुझे बचा लो भाई, ये लोग मुझे मार देंगे। तभी वो लोग भी श्यामलाल के आसपास आ जाते हैं और वो गरीब आदमी श्याम के पीछे छुप जाता है। तभी उनमें से एक व्यक्ति कहता है, तुम मुझे भले व्यक्ति लगते हो और इसे मेरे हवाले कर दो। अरे भाई मैं तो चला जाऊंगा, पर आप लोग इसे क्यों मारना चाहते हैं? इसने 2 साल से हमारे मालिक के 300 रुपए नहीं दिए हैं। जब हम इसके घर से पैसे मांगने गए तो ये वहाँ से भाग गया और हम इसका पीछा करते हुए यहाँ जंगल आ पहुँचे। भाई ये लोग मुझे मार देंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और बीवी भी है और बूढ़ी माँ भी है, मुझे बचा लो भाई, मैं इसका पैसा लौटा दूंगा। मेरे परिवार में 5 लोग हैं और मैं अकेला कमाने वाला हूँ। उस गरीब व्यक्ति को ये कहते सुन कि वो अकेले अपने परिवार का काम कर पेट पालता है, श्याम को उसमें अपनी छवि नजर आती है। तभी वो उन लाठी वाले व्यक्तियों से कहता है, सुनो भाई, इसने जो पैसे लिए हैं ना वो मैं चुकाता हूँ, तब तो तुम इसे जाने दोगे ना? ये कहते हुए श्याम अब अपनी जेब से पैसे निकालकर उन लोगों को दे देता है और वो लोग उसे लेकर अपने रास्ते चल देते हैं। तभी वो गरीब आदमी श्याम से कहता है, आप मेरे भगवान हो, आपने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर हाँ मेरे पास मेरी ये चप्पल है, इसे आप ले जाइए, अभी लंबा सफर तय करना होगा, मेरा तो गांव पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। इतना कहकर वो गरीब आदमी अपनी चप्पल निकालकर श्याम को देता है और टूटी हुई चप्पल देकर श्याम उस गरीब आदमी से कहता है, अरे भाई मैं तो चला जाऊंगा, मुझे आपके चप्पल की जरूरत नहीं, आप ही इसे पहने और घर जाएं, आपके घर वाले आपका इंतजार कर रहे होंगे। भाई इसे अपना समझ के रख लो और अब मैं चलता हूँ, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे। इतना कहकर वो गरीब आदमी श्यामलाल को अपनी टूटी हुई चप्पल पहनाकर चला जाता है और जैसे ही श्याम उस चप्पल को पहनता है, उस चप्पल से अजीब सी रोशनी निकलती है और वो श्यामलाल से कहती है, हुकुम मेरे आका, मैं कोई जिन नहीं हूँ, बल्कि ना अब से मैं आपका दोस्त हूँ जो अब से ना आपके साथ ही रहेगा। श्याम ये देखकर हैरान था कि जैसे ही उसने उस चप्पल को पहना वो एकदम नई हो गई और तो और उसमें से आवाजें आ रही थी, जिसकी आवाज से पहले तो श्यामलाल घबरा गया और फिर वो चप्पल से आ रही आवाज से कहता है, तुम जादुई चप्पल हो और तुम बोल भी सकते हो? जी हाँ, मैं ना सिर्फ आपसे ही बात कर सकता हूँ। ये सुनकर श्यामलाल उस गरीब आदमी को ढूंढने आगे जाता है पर कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान का फरिश्ता था जो श्याम की मदद करने आया था और उसकी दरियादिली ने उसका मन जीत लिया। हालांकि श्याम अपनी जादुई चप्पल से बहुत खुश था। वो घर आता है और अपनी पत्नी गंगू को आवाज लगाकर कहता है, गंगू ये घर का राशन और माँ ये तेरी चप्पल तुझे पसंद आई ना? हाँ बेटा, पर तू कहाँ से लाया इसके लिए पैसे? सारे पैसे तो राशन में खर्च हो गए होंगे। माँ तुम आम खाने से मतलब रखना, गुठली क्यों गिन रही है? करी होगी कहीं चोरी अपनी माँ के लिए, मेरे लिए तो आज तक एक साड़ी भी नहीं लाए। तुम इस घर में अपनी जुबान चलाकर रह रही हो, वो ही काफी है। मेरा दिमाग जिस दिन खराब हुआ घर से बाहर निकाल दूंगा, बिना बात पंगे मत लो। श्याम अब अपनी जादुई चप्पल के साथ काफी खुश था और अब जब वो अकेले में होता है तो अपनी चप्पल से बातें करता और उसने अपने घर के लिए राशन और माँ के लिए चप्पल भी जादुई चप्पल से मांगी थी और उसकी हर ख्वाहिश को वो जादुई चप्पल पूरा कर रही थी। एक रोज देर रात श्याम अपनी चप्पल से कहता है, मेरी जादुई चप्पल, मुझे तुझसे बातें करना अच्छा लगता है। जी मेरे हुजूर, मुझे भी ना आपकी प्यारी प्यारी मीठी आवाज बहुत पसंद है। ये बातें गंगू सुन लेती है और सुबह वो अपनी पड़ोसन विमला से जाकर कहती है, विमला तुझे पता है आजकल मेरे पति बौरा गए हैं, ना जाने किस जनानी से बातें करते हैं रात में। ये क्या कर रही है तू गंगू? मैं एकदम सच कह रही हूँ, रात में कह रहे थे मुझे तुम्हारी बातें मीठी और प्यारी लगती हैं। तो जरूर कोनो जनानी से सामू का चक्कर है। शुभ शुभ बोल रहे विमला। उस रात की बात से गंगू श्याम पर नजर रखने लगती है और वो एक दिन देखती है कि श्याम चप्पल को अपने आगे रखकर उससे बातें कर रहा है। ये देखकर गंगू दरवाजे पर जाकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है, माँ जी मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा पति पगला गया, अब मैं किसके सहारे रहूंगी। तभी विमला और आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और विमला गंगू से कहती है, क्या सच में श्यामू पगला गया है? मैं तो कल ही कह रही थी ना तुझसे, नजर रख अपने पति पर। देख अब ये सुनने को मिल रहा है। बस करो, मेरा बेटा ठीक है। ये कैसी बातें कर रही हो बहू?
ये सुनकर श्यामलाल भी वहाँ आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, यहाँ इतना भीड़ क्यों है? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, तेरी बीवी ने ही पूरे गांव को इकट्ठा कर रखा है कि तू पागल हो गया है, अकेले में ना जाने किससे बातें करता रहता है। ओह अच्छा, वो तो मैंने एक योग गुरु बाबा से सीखा है, जिन्होंने कहा अकेले में खुद से बातें करने से ना आपको बीमारी नहीं होती। इसलिए मुझे जब भी समय मिलता है ना तो मैं खुद से बातें करता हूँ। गंगू, तुम भी ना मुझसे पूछना चाहिए ना। श्यामलाल बिल्कुल नहीं चाहता था कि किसी को भी उसके जादुई चप्पल के बारे में पता चले, इसीलिए वो हमेशा अपनी चप्पल को साथ रखता। पर गलती से एक दिन रात को श्यामलाल की चप्पल उसकी माँ चमनकली पहन लेती है और अगले दिन सुबह सब हैरान थे क्योंकि चमनकली का लंगड़ाना बंद हो गया था। यानी उस जादुई चप्पल ने चमनकली को बिल्कुल ठीक कर दिया था। और एक रोज सुबह के समय श्याम चप्पल से कहता है, हम दोनों का साथ विक्रम बेताल सा है, सबको पता होते हुए भी हम सीक्रेट हैं। इस तरह श्याम और जादुई चप्पल का एक खास रिश्ता बन जाता है। पर श्याम कभी भी उस चप्पल का गलत इस्तेमाल नहीं करता और ना ही वो चप्पल किसी को अपना फायदा उठाने देती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।